आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सियासी तपिश अब मालदा की गर्मी को भी मात देने लगी। 2026 के इस महासंग्राम में ममता बनर्जी ने सीधा दिल्ली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ केंद्र सरकार के पतन की भविष्यवाणी कर दी है, बल्कि सीधे गृह मंत्री अमित शाह को उनके ही अंदाज में चुनौती देता है। लेकिन इस जुबानी जंग के पीछे बंगाल के सियासी गलियारों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काफी डराने वाली। कहीं नामांकन के दौरान दिग्गज नेताओं के साथ हाथापाई हो रही है, तो कहीं वोटर लिस्ट से नाम कटने के आरोपों पर भड़के लोग सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, सड़कें धधक रही हैं। एक तरफ टीएमसी का दिल्ली फतेह का संकल्प है और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल की धरती से इस चुनौती का जवाब देने के लिए उतर पड़े। आज के ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। बंगाल की धरती से दिल्ली के तख्तो ताज को दहला देने वाली ललकार। मालदा की तपती धूप में ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर है। निशाने पर सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह है। ममता ने न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को 2026 में दिल्ली की सत्ता गिरने की चेतावनी दी, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने वालों के मुद्दे पर सीधे जंग का ऐलान किया। এই 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি। বাংলায় জিতে ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ করে বাংলায় যা ক্ষতি করছেন, মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছেন, এর বদলা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনারা দেখবেন হঠাৎ করে আচমকা নিজেরাই নিজেদের পতন ঘটাবেন। আমরা অপেক্ষা করব সেই দিনটার জন্য। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ক্ষমতা থাকলে এইখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করে এই যাদের নাম কেটেছে তাদের সাথে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফোন করে করে নির্দেশ দেন সবাইকে, মুসলিম দেখলেই মালদায় ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো, তিহাট্টে ভোট কাটো। এমনকি আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতেও 1.5খানা ওয়ার্ড আছে, সেখানেও ভোট কেটে দিয়েছে 40,000 ভোট। चुनावी संग्राम भले ही बंगाल की धरती पर है, लेकिन इसकी तपिश यूपी से लेकर बिहार तक महसूस की जा रही है। एक ओर ममता बनर्जी की तलखी है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे दीदी की बौखलाहट और बंगाल में उनकी सत्ता खिसकने की आहट बता रही है। जी अभी डर के सबको डरा रही हैं, और जो मुंह में आता न सनब बोल रही हैं। अभी समय आगे बढ़ेगा और भी उल्टा सीधा बोलेंगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में सुराज आने वाला है, जो डर का वातावरण था उसको बीजेपी खत्म करेगा। ममता बनर्जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है और ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। और ये सारी पार्टियां सपोर्ट करें अगर वो महिला कल्याण के प्रति समर्पित है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं इस विचार का, और मेरी भी अपील होगी कि सब लोग अपने
राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर सहयोग करें। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो तो वोट का बहिष्कार करें। ममता जी हार रही हैं, हताश है। 2 बार तो ईवीएम से जीती है ना। बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की शुरुआत होगी और रामराज्य वहां आएगा। सर, केरला में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान धुरंधर और द केरल फाइल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी मूवी जो सच्चाई है उसको दर्शाती है। ये देखिए, बहुत है ये बात उन्होंने सत्य कहा, क्योंकि जो सच्चाई पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, नोटबंदी। बयानों के बाणों के बीच बंगाल के रण में हिंसा का धुआं एक बार फिर उठने लगा है। बहरामपुर से लेकर भवानीपुर तक भारी बवाल है। नामांकन के दौरान अधीर रंजन चौधरी और सुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों के साथ हाथापाई की कोशिश ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में है। बहरामपुर में उपद्रवी टीएमसी समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो वहीं भवानीपुर में सुरक्षा में चूक को लेकर डीसीपी समेत 4 पुलिस अधिकारियों पर सस्पेंशन की गाज गिर गई है। बंगाल भी देख रहा हूं और एक हिंसक दिशा में बंगाल का चुनाव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इलेक्शन कमीशन की मानता हूं। वो निष्पक्ष अंपायर की तरह अब रहा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ब्यूरोक्रेट्स कैसे बीजेपी की मदद करते हमने बिहार में देखा है। कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई की नौकरशाहों पे। हुजूर, अगर इतने अलर्ट आप बिहार में तो नतीजे कुछ और होते। हिंसा की आग यही नहीं थमी। वोटर लिस्ट से नाम कटने के विरोध में बशीरहाट की सड़कों पर जमकर उत्पात मचा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और आगजनी कर यातायात ठप कर दिया। पुलिस के साथ हुई झड़प की ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव की शंखनाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बंगाल की धरती पर कदम रख रहे हैं। कूच बिहार की ये रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं, बल्कि नॉर्थ बंगाल के उस दुर्ग को और अभेद्य बनाने की कवायद है, जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में है। सवाल अब भी वही है, क्या प्रधानमंत्री की ये लहर नॉर्थ बंगाल के समीकरणों को साध पाएगी? दिल्ली प्रण बंगाल के सिंहासन पर उनकी पकड़ को बरकरार रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पश्चिम बंगाल से सीधे दिल्ली को चुनौती दीदी दे रही है। पश्चिम बंगाल में हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है कि हिंसा, आगजनी, मारपीट, ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये वोट के लिए इन दिनों तैयारी नहीं चल रही है, वोटिंग की तैयारी नहीं चल रही है, सिर्फ चुनाव जीतने की तैयारी नहीं चली है। ये जंग युद्ध से कम नजर नहीं आ रही। और देखिए कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी ममता दीदी चूक नहीं रही हैं। आरोप लगा रही हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जहां मुस्लिम वोट बैंक देखे वहीं पत्ता काट दो, वहीं नाम काट दो। इसी पर आज बात करेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी से, नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संजय जी, ऐसा कहां देखने को मिल रहा है, कहां सुनने को मिल रहा है कि जहां दिखे मुस्लिम वोट बैंक वहीं काट दो नाम, और दिल्ली को चुनौती आप दे रहे हैं? तो भाई अभी तो दिल्ली में चुनाव है नहीं। देखिए, बात यह है, दिल्ली को चुनौती इसलिए दी जा रही है कि दिल्ली ने अब अति कर दी है। इन 2 अधिनायकवादियों ने देश के तमाम व्यवस्थाओं को एकदम चकनाचूर कर दिया है। चुनाव आयोग को अपना पॉकेट का वो समझ लिया इन्होंने, और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग के नेतृत्व में, जो नाम काटे जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट है बीच में, काफी आशाएं हैं हमें कि लोग निराश नहीं होंगे, लेकिन लाखों लाखों वोटों को ऐसे काट देना और अपनी मनमानी करना, सारे अधिकारियों को बदल देना, सारी बातों को नष्ट कर देना, संवैधानिक संस्थाओं को अपना पॉकेट का हथियार बना लेना। सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये सब है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा। सुप्रीम पहले ये बहुत डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे थे, अब आधार कार्ड मानना पड़ रहा है और बहुत सारी बातें माननी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हमारे जजेस देखेंगे। ये न्यायिक प्रक्रिया, ये जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोग, SIR के जो लोगों के वोटर का काम है वो देखेंगे, वो देख रहे हैं। इसलिए हमें आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा संजय जी कि सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण बंगाल में है। कैसा ध्रुवीकरण? बंगाल में कोई ध्रुवीकरण नहीं है। बंगाल में सारे बंगाली एक है। जितने बंगाल के लोग हैं, ध्रुवीकरण तब समझ में आने लगता है जब दीदी कहती हैं कि ये लोग कहते हैं कि जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक दिखे, मुस्लिम वोटर दिखे, नाम काट दो। क्या देश में सिर्फ मुसलमानों के ही नाम कट रहे हैं ये, या बंगाल में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नॉर्मल फिनोमिनन रहा है कि वो मुस्लिमों से पता नहीं क्यों घृणा करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, मुस्लिमों और यहूदियों को मैं देखता हूं तो जो मुस्लिमों में जो प्रक्रियाएं होती है वो यहूदियों में भी होते हैं। जो मुस्लिम खाते हैं वो यहूदी भी खाते हैं, लेकिन ये लोग मुस्लिमों से बहुत घृणा करते हैं और यहूदियों से प्रेम करते हैं। मुझे इनका पैमाना समझ में नहीं आया। और जहां तक बंगाल की बात है, बीजेपी ने न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ भी विश्वासघात किया है। हमारे मथुआ भाई बहन के लाखों नाम इन लोगों ने काट दिए हैं। इन लोगों ने आशा की किरणें दिखाई थी, उनको झूठे वादे किए थे। मथुआ भाई बहनों के खिलाफ जो इन्होंने काम किया है, इन्हें बंगीय समाज स्वीकार नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक इन चुनाव में दिखाने वाला है। ठीक है प्रियंका जी, क्या आप लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं? मुस्लिम वोट बैंक को काटने का आदेश आप लोगों की तरफ से है? और क्या सच में जो एक स्वतंत्र संस्था है, न्यायिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो आप लोगों की बातों में आकर और एक खास वोट बैंक को काटने का काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी का ना नाम काट रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना है। ये सारी प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा पहले हो रही थी, उसके बाद ये दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास भी रखना चाहिए। सारी प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हो रही है। उसके बावजूद ये लोगों को उस्का रहे हैं, उसके बावजूद ये दंगा करवा रहे हैं, उसके बावजूद मजिस्ट्रेट का घिराव करवा रहे हैं। और ये सब कुछ भड़कावी बयानबाजी जो ममता बनर्जी भाषण दे रही है उसके कारण ही हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने उससे 3-4 दिन पहले ही कहा था कि आप लोग अटैक करिए, CRPF पर अटैक कर दीजिए, औरतों को कहती हूँ जो भी आपके घर में है चमचा बेलन सब ले आइए, बाहर ला करके अटैक करिए। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उकसाने वाली कौन? ममता बनर्जी। उनके बयान देख लीजिए, वो कहती है कि अगर मैं 20 से हट गई ना तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो आपके 12 बजा देगी। तो ये सब अगर एक मुख्यमंत्री की भाषा है तो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये तो साफ स्पष्ट है। ये कहते हैं कि प्रियंका जी, बात तुष्टीकरण से आगे निकल गई है, वो सीधे दिल्ली को चैलेंज कर रहे हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि 2026 में ही दिल्ली में सरकार गिरा देंगी वो। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पहले आप अपना राज्य तो बचाइए, जो कि अब आपके हाथों से फिसल गया है, बचा नहीं पाएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों से कुछ नहीं है, हम तो मुसलमान का नहीं, हम तो उतना ही सबको मानते हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के खाली नाम कट गए? आप एक बात पर तो टिके रहिए। पता चला ना यहाँ के रहे ना वहां के, ना मुसलमान वोट देंगे, हिंदू तो आपको वैसे भी वोट देने वाले नहीं, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का 12 ही बजवाएंगे दूसरी से तो वो आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि अब जो इनको घबराहट हो रही है वो इसीलिए है कि मुसलमान वोट बैंक भी हाथ से निकल गया। मैं कहती हूँ ज्यादा दूर मत जाइए, इस बार तृणमूल को वोट नहीं देगा। ये मुगालते में है, इनके पास है क्या बंगाल में? न 3 में है न 13 में है। 3 से 77 में तो ये डायलॉग देते हैं, 3 से हमारे 77 विधायक हो गए, और फिर जो 18 से 12 MP हो गए उसका भी बोलिए, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे। तो निश्चित होना चाहिए, पगलाई हुई क्यों है? किसी भी श्रेणी, किसी भी पगलाए हुए क्यों है? अरे भाई, जब हम कहीं नहीं है तो निश्चित दिख रही है। आपने लोगों को 1500 रुपए दिखाए थे, लालच दिया था, अब क्या हुआ? 1500 रुपए से डाल नहीं, हमको बोलने तो दीजिए। 1500 रुपए से डाल नहीं कि आप मारे ठोक रही है बीच में, शिकस्त जो है आपके बीच में नहीं बोला था। हमने बोलना शुरू किया, अब हमने बोलना शुरू किया तो अब हाईकोर्ट की अधिवक्ता बीच में आ गई। अरे अब घबराहट की बात नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत है, और बंगाल की जमीनी हकीकत आप लोग कभी समझ नहीं पाए, वरना लोगों को धोखा देने का, लोगों के साथ विश्वासघात करने का। क्या ये सही नहीं? क्या ये सही नहीं है? फिर आ गए, फिर आप चालू हो गए। क्या ये सही नहीं है कि मथुरा कम्युनिटी
के साथ आपने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उनके लाखों लोगों को आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने दिया। क्या ये सही नहीं है कि हुमायूं कबीर के माध्यम से आप माइनॉरिटीज को दिग्भ्रमित करना चाहती हैं? क्या ये सही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जी बंगाल में आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं? क्या ये सही नहीं है कि आपके हर जगह आपके लोकल आपके पार्टी के 11 जिला कार्यालयों को आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ डाला? एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके। लेकिन एक बात बताइए संजय जी, आप कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के जरिए मुस्लिमों को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुसलमानों की ठेकेदारी आपके पास है? हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं? उनके नेता नहीं हो सकते? पास है वो ठेकेदारी, इनके पास है, हमारे पास ठेकेदारी नहीं है। हम तो सबकी सेवा करते हैं। इन्होंने सुपारी दी असदुद्दीन ओवैसी को और हुमायूं कबीर को हमें काटने के लिए, लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के 7 करोड़ मतदाता और बंगाल की 10 करोड़ जनता एक है इनके खिलाफ, इसलिए बंगाल में इनकी चलती नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे प्रमुख कारण है चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर बंगाल की भूमि सिंचित है, और ये भूमि में सांप्रदायिकता के बीच कभी उग नहीं सकते, और इनको कभी याद नहीं आएगा कि बंगाल में कभी ये लोग सफल होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बंगाल की जनता इन्हें झांप लेती है। एक बात तो है ना संजय जी, एक बात तो है ना कि अगर आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि बंगाल में ये ना 3 में है ना 13 में, आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि मुस्लिमों की ठेकेदारी किसी के पास भी हो लेकिन मुसलमान तो आपके ही हैं, तो फिर ये दिल्ली की बात कहां से? कि निखिल जैन को एक बार स्क्रीन पर रखिए। निखिल जैन जी, अगर निश्चिंतता इतनी है, आत्मविश्वास इतना है कि बंगाल में कोई दूसरा घुस ही नहीं सकता, दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती है, तो फिर ये दिल्ली कूच करने और दिल्ली को हिलाने की बात जो कर रही हैं, क्या ये बंगाल का डर दिखाई दे रहा है? मित्र जी, मुझे नहीं लगता है बंगाल का डर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये विपक्ष की मजबूती दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा की और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रकरण के बाद, एप्स्टीन फाइल्स, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रशिया से तेल खरीदना, फिर नहीं खरीदना, फिर खरीदना, ईरान से बंद करना, फिर खरीदना, महंगाई, एलपीजी क्राइसिस, इन सारे मुद्दों से जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की विश्वसनीयता पे चोट पहुंची है, ये उसका नतीजा है कि कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन इस बार ममता दीदी के साथ चुनाव लड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, स्टेट लेवल पे चुनाव एक अलग चीज है। ये जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी ये साफ तौर से कहा गया था कि ये जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल के लिए है, वो स्टेट लेवल के लिए नहीं है। आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, भले आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा हुआ है। बोलिए तो मैं चेंज करवा दूंगा, अभी नेता कांग्रेस करवा दूंगा। दिक्कत आपको होती है कि नेता कांग्रेस मत लिखिए, मैं बोलूंगा कांग्रेस की ही लाइन पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम अगर कांग्रेस की लाइन लेते हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या टीएमसी या दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये तो हमें पता है कि कांग्रेस ना टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ना सीपीआई के साथ केरला में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, संसद के लिए है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारत सरकार को घेरने के लिए है। रही बात राज्यों की, तो राज्यों में एनडीए में भी आपको ऐसे किस्से मिलेंगे जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, अजीत पवार और शरद पवार ने साथ में पूछ रहा था कि क्या दिल्ली कूच की बात अगर दीदी कर रही हैं तो इसका मतलब क्या बंगाल की सत्ता उनकी हिलती हुई, सियासत हिलती हुई नजर आ रही है उनको? नहीं, दिल्ली जब वो ममता बनर्जी बोल रही है, मुझे नहीं लगता वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रही है, वो दिल्ली की राष्ट्रीय संसद की बात कर रही है, राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रही है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप अपने राज्य में मजबूत हैं तभी तो आप देश की सत्ता के कुछ ख्वाब देख सकते हैं या अंदेशा लगा सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली, एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में दीदी आ जाएंगी बंगाल जीतने के बाद भी। 15 साल से दीदी सिर्फ दिल्ली इसलिए नहीं आई है क्योंकि 15 साल से बंगाल में है वो, इसीलिए बार बार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, वो किसी भी नेता को इंडी गठबंधन का नेता मानती नहीं है खुद के अलावा। देखिए विद्या जी, बीजेपी को हसीन सपने देखने का पूरा हक है। पिछली बार भी मुझे याद है 2021 में अमित शाह घर घर जाके बता रहे थे कि 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं, फिर बाद में 77 रह गई थी। इस बारी भी बीजेपी को सपने देखने का वो पूरा हक है। तो जहां तक रही बंगाल की बात या केरला की बात या तमिलनाडु की बात, इसमें मजबूत तौर से हम देख सकते हैं कि इंडिया
गठबंधन की ही सरकार आएगी। मुझे सिर्फ असम में लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की एक टक्कर है, बाकी जितने इंडिया भी प्रदेशों गठबंधन में की सरकार चुनाव- कैसे आ जाएगी? इंडी गठबंधन की सरकार कैसे आएगी जब आप लोग चुनाव ही मिलकर नहीं लड़ रहे हैं? जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इंडी गठबंधन लेफ्ट अलग चुनाव वहां पर लड़ रही है। ऑन अ लाइटर नोट विद्या जी, ऑन अ लाइटर नोट, इस चुनाव में ऐसा ही है कि इंडिया गठबंधन की चित भी मेरी पट भी मेरी, कि अगर टीएमसी जीत जाए बंगाल में तब भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से जीते, कांग्रेस जीत जाए तब भी, केरला में सीपीआई जीते, सुप्रिया सत्यम, जो बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुलकर नहीं कह पा रहे होंगे, मजबूरी है क्योंकि बोल कैसे सकते हैं, दीदी से वहां लड़ते हुए दिखाई देना है, मतलब पर्दे के पीछे से ये लोग सब साथ में हैं, और भले ही ये असदुद्दीन ओवैसी को कोस लें, हुमायूं कबीर को कोस लें, लेकिन इनको पता है कि इस बार हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर दी है मुस्लिम वोट बैंक में, इसीलिए ये छटपटाहट भी दिखाई दे रही है शायद। सुप्रिया। बिल्कुल विद्या, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि इनकी अकुलाहट, इनकी छटपटाहट और इनकी मजबूरी सब दिख रही है, क्योंकि ममता दीदी, क्योंकि मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, ममता दीदी जिस सोनार बांग्ला की बात करती थी, माँ मिट्टी और मानुस की बात करती थी, वो सब खतरे में है आज। अगर आप बंगाल की धरती पे आज जाएं तो आप देखेंगे कि क्या बंगाल बदहाल हो चुका है, और इस बदहाली का बस एक ही श्रेय जाता है कि ममता दीदी का जो तुष्टीकरण है और एक विशेष वर्ग के प्रति जो उनका प्यार है वो दिख रहा है हर जगह। आप पूरे बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, आपको शायद देश में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे 5 स्टार के आगे झुग्गियां बसी हो। आप जाइए वहां पे और ओबराय के आगे आपको झुग्गियां मिलेंगी। वो झुग्गियों में कौन है रहने वाले लोग? वो उनका वोट बैंक है। वहां आप कहीं भी जाके कहीं भी झुग्गियां लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। वहां पे बकुलतला से लेके, क्योंकि मैं वहां ग्राउंड पे रही हूँ, मुझे पता है कि वहां क्या क्या होता है। और अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 70% लोग बाहर से आके, मतलब ये जो बंगाली और बांग्लादेशी के बीच में जो एक फाइन लाइन उसको खत्म कर दिया गया। संजय जी आप सुन लीजिए, मैंने बहुत आराम से सुना था आपकी सारी बातों के बताशे में सुन रही थी। जो चाशनी में घोल घोल के आप कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता बंगाल को, नहीं आप सुनिए पहले, आपको सुनने की वो होनी चाहिए। आप बंगाल को आप देखिए ना क्या हालत है, सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ है बंगाल में, सबसे ज्यादा। आप एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दीजिए संजय जी, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो ममता सरकार ने लगाई हो, जिसको कहते हैं ना डिक्लाइन मोड में चला गया है। आप बता दीजिए ना मुझे एक इंडस्ट्री का नाम बताइए संजय जी जो लगाई हो। आप कटमंडी देखिए, कटमंडी सिंडिकेट भ्रष्टाचार है, भाई भतीजेबाद, अभिषेक एक पुल बनता है उसमें भी आप लोगों का कटमंडी होता है। घर से अगर कोई उठ के, अगर काम वाली बाड़ी के बच्चे अगर उठ के आपके टीएमसी के किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं ना, तो आप उनके घर की बहू बेटियों को क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। तो बहुत छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का बहुत बुरा हाल है संजय जी। आप सुनिए पहले, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बंगाल की जनता ने भी बहुत पेशेंस रखा आप लोगों को झेलने के लिए, आपको झेलने के लिए बहुत बंगाल की जनता ने भी पेशेंस रखा। इस बार सारे एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे को संजय जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। सर उंगली उठाइए, मैं आ जाऊंगा। उनकी बातों का जवाब आप देना चाहते हैं, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। सर एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सुप्रिया जल्दी से 30 सेकंड में आप अपना खत्म कीजिए, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं बस इतना ही बताना चाह रही हूँ विद्या जी आपको कि आप बंगाल गए होंगे निश्चित तौर पे, इलेक्शन में अभी भी आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे जो वहां की जमीनी हकीकत है। मैं बिल्कुल मुद्दे की बात कह रही हूँ, वहां का लॉ एंड ऑर्डर आप जाके वहां देखिए। कोई एक इंडस्ट्री बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में लड़कियों की सबसे ज्यादा किडनैपिंग वहां होती है। आप ये जो माँ माटी और मानुस का जो एक झुंझुना लटकाया था ममता दीदी ने, आज वो कहाँ पे है? हर इंडस्ट्री वहां पे खत्म हो चुका है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ममता दीदी वहां कर क्या रही है। ये जो आपने कहा ना सुप्रिया आपने कहा ना कि आप चाहे किसी भी बड़े होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के बाहर आप देखेंगे तो वहां आपको झुग्गियां नजर आएंगी, और आपके कहने का मतलब अगर यह है कि उन झुग्गियों में बांग्लादेशियों को लाकर बसा दिया गया है, तो फिर तो ये दर्द छलकेगा ना। इसमें क्या दिक्कत है कि दर्द कैसे नहीं छलकेगा? जो लोग वोट अभी दे रहे थे अगर उनका नाम कट गया तो दर्द तो छलकना जायज है। संजय शर्मा लेकिन आप जवाब देना चाह रहे थे सुप्रिया को, बोलिए। देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि ये आप भी उनके ताल में ताल मिलाकर कोई नैरेटिव सेट करने की चेष्टा कर रहे हैं।
ऐसा नहीं, सब narrative set कर रहे इन्हें हैं। पता नहीं ये है, ये narrative set उद्योग नहीं कर धंधों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बंगाल के लोग तो छोड़िए, काफी संख्या में उद्योग धंधे लगाए हैं। इनके बिहार में इनका राज है 20 साल से। हमारा ये जो उत्तर बंगाल है, बिहार के बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति, अभी संजय शर्मा, बिहार के बहुत से प्रबुद्ध व्यवसायी हमारे उत्तर बंगाल में आकर व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं। भाजपा के नेता जब उत्तर बंगाल दौरे पर आते हैं, उनके यहाँ चाय नाश्ते के लिए जाते हैं और उनको कहते हैं चलो वापस आप बिहार में चलो, इंडस्ट्री लगाओ। वो हाथ जोड़ के ना कर देते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो सुविधा है, हम जाने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में हम कल्पना नहीं कर सकते। सेम चीज है आसाम से, इनको पता नहीं है। अभी जब चुनाव में ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इनके अपने पार्टी के 11 जिला कार्यालयों को इनके ही लोगों ने तोड़ दिया। अब ये उसके बाद वोट के बाद जब चुनाव में हार जाएंगे, उन वीडियो का उपयोग करेंगे वोट के बाद की हिंसा के लिए। ये ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ओबराय ब्रांड के बाहर ये जो झुग्गी की बात कर रहे हैं, कितना पुराना है वो सिस्टम। ये लोग एक आइडिया करके रोज घर में बैठ के पॉइंट लिख लेते हैं कि हमें झूठ बोलना है और झूठ की मार्केटिंग करनी है। इनको शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बंगाल की बात है, अच्छा होता है, सबसे ज्यादा धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में होती है, कोलकाता शहर में होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर तरह से समृद्ध राज्य अगर आप देखें तो बंगाल है। बंगाल में सब कुछ है, समंदर भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी है और समतल मैदान भी है, सब कुछ है। लेकिन एक दिक्कत वहां जो सबसे बड़ी रही, आपने मुझे कहा कि मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूं। संजय जी, क्या यह बात गलत है, क्या ये आंकड़े गलत है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए सबसे ज्यादा लोग इस वक्त बसे हुए हैं? क्या ये बात गलत है? ये तो बसे हुए थे उसी समय 1971 के बाद, वार के बाद काफी शरणार्थी आए थे, उन्हें बसाया गया था। हाल के दिनों में कोई आया हो, भारतीय जनता पार्टी बता दे। हाल के दिनों में यदि केंद्र सरकार ने किसी को टच किया हो, किसी को पहचाना हो, बोलिए प्रियंका जी जल्दी से। मैम मनमोहन सिंह के समय में, 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में समय में इनकी कई पार्टी ऑफिसेस से रास्तों पर इतने सारे वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड सब पकड़े गए हैं। वो सब किसको बना करके दे रहे थे? ये जो लोग 71 से आए हैं उनको तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड आज बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी। आपने इनसे इंडस्ट्री पूछा, एक नाम नहीं बता पाए, एक सिंगल इंडस्ट्री का नाम नहीं बता पाए। लेकिन हर साल करोड़ों रुपया खर्चा करके मेला लगाती है ममता बनर्जी कि बंगाल का डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर इतने लोग आएंगे। आज तक 1 रुपया नहीं लगा। उसके बाद किस मुंह से ये झूठ बोल रहे हैं कि बिहार से लोग यहाँ आए हैं? अरे यहाँ पर हजारों की तादाद में इंडस्ट्रीज उठ करके राजस्थान, बिहार, इन सब जगहों पर जा चुकी है, जिसका पूरा आंकड़ा है। एक भी इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में नहीं है। खाली एक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गोइंका साहब की थी, वो लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके बाहर रहने लग गए हैं। यहाँ पर ऐसा एनवायरमेंट है कि हाई सोसाइटी की जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ की झोपड़ियों से मुसलमान गुंडे अंदर आकर के अटैक कर देते हैं। तो यहाँ रहने में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और ये झूठ पर झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं। देखिए झूठ बोले कौवा काटते। आप बोलिए कितना भेजेगा? तो मैं नहीं चाहती इनको कौवा काटने को भेजा। एक सेकंड दोनों का ऑडियो थोड़ा सा रुके प्रियंका जी और संजय जी, थोड़ा सा रुक जाइए। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पहले से आकर बसे हुए हैं या बाद में बस गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है अगर बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। लेकिन बसे हुए हैं ये सच है ना संजय जी, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और अगर ये लोग बाहर से आकर हमारे देश के वोटर बन गए हैं और एसआईआर में इनका नाम कट रहा है, नफीस अंसारी, और आप लोग ऊपर से और गठबंधन करके हुमायूं कबीर जी के साथ बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर कहा जा रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को और ममता दीदी के खिलाफ पूरा इस चुनाव को करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय जो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, ममता दीदी को वोट कर रहा था, उसमें आप लोग सेंध लगा रहे हैं, तो कहेंगे ना ममता दीदी कि बीजेपी और उनसे संबंधित जितने लोग हैं वो सब कहते हैं कि जैसी मुस्लिम वोट दिखे वहां पर काट दो, चला दो कैची। सर पहली बात तो यह है कि बंगाल किसी की जागीर नहीं है। जब तक संविधान है हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है। टीएमसी और कांग्रेस के लोग बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये मुसलमानों के सामने दावा करती है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए आए हैं, हम बीजेपी को रोक सकते हैं, तो फिर बंगाल में तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार
कर किसको फायदा पहुंचा रहे हैं आप? केरला में क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? असम में क्यों आप AIUDF से गठबंधन नहीं कर रहे हैं? तो ये फालतू की राजनीति मुसलमानों के सामने नहीं करना। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बीजेपी के नेता यहाँ पर कह रही है कि हिंदुओं को ममता बनर्जी ने डराया। तो डराया तो आपने FIR क्यों नहीं करवाया, अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? अगर आप उन पर एक्शन नहीं ले सकती तो फिर यहाँ पर वोट के तुष्टीकरण मत कीजिए। एक राजनीतिक विश्लेषण ने कहा कि बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी कोलकाता में है। पहली बात तो ये कि बंगाल में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बोलना बंद कीजिए। बंगाल का अपमान नहीं चाहा जा रहा है। बंगाल में जो भी झुग्गी झोपड़ी है उसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार का काम है रोटी कपड़ा मकान देना, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। नफीस अंसारी, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, नहीं एक सेकंड रोक रहा हूं। नफीस अंसारी सुन लीजिए, मुझे करने नफीस अंसारी जी सुनिए पहले मेरी बात। अगर आप मेरे चैनल पर मेरी डिबेट में बैठकर लोगों को यह भड़काना और भड़काना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। बांग्लादेश में बांग्लादेशी रहते हैं, आपके सामने बंगाल में बांग्लादेशी रहते हैं और बंगाल के मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन दोनों का फर्क है और उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों को आप लोग एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तो ये देश नहीं होने देगा। नफीस अंसारी एक सेकंड रुकिए, निखिल जैन रुकिए प्लीज। रुक जाइए सर, एमआईएम का बहुत क्लियर स्टैंड है और भारतीय मुसलमान का भी ये स्टैंड है कि भारत में वही व्यक्ति वोट देगा जो भारतीय नागरिक है। इवन भारत में वही रहेगा जो भारतीय नागरिक है। फिर लेकिन जो वोट SIR के आड़ में कट रहा है वो वोट बांग्लादेशी होने की वजह से नहीं कट रहा है। 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि ये इलीगल बांग्लादेशी है। सिर्फ 15 बांग्लादेशी पकड़े गए जिनके खिलाफ फेक वोटर आई कार्ड थे। करेक्शन भी तो चल रहा है ना। नफीस अंसारी का नाम कट गया है क्या? कंप्लीट होने क्यों नहीं? नफीस अंसारी का नाम कट गया है क्या? विद्यानाथ झा का नाम कट गया है क्या? विद्यानाथ जी, और देश के किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रमाण देने में सक्षम है कि वो भारतीय है, उसका नाम कट गया है क्या? सुनिए पहले, 60 लाख जिन लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर कटा है उनका नाम मिसमैच है। जैसे मंडल से मंडल, जैसे मोहम्मद से मोहम्मद, ज्यादा फर्क नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं बांग्लादेशी है इसलिए कट रहा है, ये बात झूठ है। ये आपको किसने बोला? एक तरफ आप ये कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? नफीस अंसारी, आपका झूठ और उसका प्रमाण आप खुद ही दे रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नाम इसलिए कट रहा है कि मंडल की जगह मंडल है, मोहम्मद की जगह मोहम्मद है। तो भाई ये नाम की स्पेलिंग को करेक्ट करवाने के लिए उसका नाम काटा गया कि आइए अपने नाम की स्पेलिंग ठीक करवा लीजिए। इसलिए नहीं काट दिया गया कि तुम बांग्लादेश के रहने वाले हो, इसलिए नहीं कह दिया गया कि तुम बांग्लादेशी इसलिए तुम्हारा नाम काटना है। और कोई बांग्लादेशी है तो उसका नाम काटा जाएगा सर। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगेगा तो ठीक। अब तक कितने बांग्लादेशी का नाम कटा है? वो सब बंगाल। तो आप बताइए कितने बांग्लादेशी का नाम कटा है जो आप कह रहे हैं? नहीं कटा है। नफीस अंसारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि आपका नाम में मिस्टेक है। बांग्लादेशियों का नाम कटा है, हाँ या ना बताइए मुझे, बताइए बांग्लादेशियों का नाम कटा है? बांग्लादेशियों का नाम कटा है? अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह दावा नहीं किया कि हमने बांग्लादेश। तो फिर किस आंकड़े पर आप लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी बोलकर नाम काट दे रहे हैं? तो SIR में क्यों नाम हटा दिया? आप ही तो ये फिर क्यों हटा दिया? अरे आप ही तो बता रहे कि मंडल लिखा है, वो मंडल की जगह मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिखा हुआ है, तो भाई करेक्शन होगा ना। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नफीस अंसारी की जगह नफीस अंसारा लिखा होगा तो उसको ठीक कराना पड़ेगा भाई। तो ठीक कराइए ना, आप तो इलेक्शन में वोट ही नहीं देने डाल रहे। तो भाई उसके लिए तो आपको करेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। 15-16 आप लोग पार्टी चलाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया है कि उसको बांग्लादेशी समझा जा रहा है, तो जाकर ठीक करवा दीजिए ना। सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा सच आरोप आप ही पर लगता है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आरोप तो आप पर भी लगता है कि गोदी मीडिया काम करे। हम तो नहीं मानते, आरोप लगने से क्या होता है? तो हम भी नहीं मानते, इसलिए आपको बिठाते हैं। तो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? नहीं होता है। क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, मुसलमानों को बर्बाद किया है। हम लड़ रहे वो लड़ाई जिसको पेट में दर्द होने हो। अरे कितने लोगों का नाम आप बताइए ना, इनसे पूछिए। बड़ा हितैषी हो रहा है मुसलमानों के। कितने लोगों ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में इन लोगों ने फॉर्म भरवाया, कितने डॉक्यूमेंट्स पेश किए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस में, कितने लोगों की मदद करी? पूछिए इनसे, कितनों के दस्तावेज दिखा पाए? पूछिए इनसे। आइडिया है कि नहीं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जिनका नाम आया है उनको ट्रिब्यूनल कोर्ट चालू किया गया है। ये हमारे हाथ से बंदा कर चुका है। जाके पूछिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये चाहा दीजिए तो पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में कोई भी कसर आप लोगों ने छोड़ी नहीं है। यहाँ के लोगों का अधिकार आना, पीना, पैसा सब कुछ आपने मिटा दिया। बात लड़कों के पास नौकरियां क्यों नहीं है? बाहर से लोग बुलाते हैं, उनको आधार कार्ड वोटर कार्ड बना करके दे देते हैं। नफीस अंसारी चिल्लाइए मत, प्रियंका जी रुक जाइए। नफीस अंसारी जी चिल्लाइए मत, नफीस अंसारी जी चिल्लाइए मत। देश देख रहा है,
कि जिसने बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवाने की बात कही उसके साथ जाकर आप लोग हाथ मिला रहे हैं? बात दिखाइए। हाँ, तो प्राउड कीजिए। अगर बाबर पर आप लोगों को प्राउड है तो देश सुन रहा है और देश देख रहा है आप लोगों को। आप लोगों को बाबर पर प्राउड है और बाबरवादी आप लोग हैं तो रुक जाइए। आप लोग झगड़ा कर रहे हैं दशकों तक जो रहे ना सत्ता में बंगाल में, उनके पास मैं अभी जा ही नहीं पाया हूं। 30 मिनट लगभग डिबेट खत्म होने को है। विवेक जी, अगर दिल्ली में दीदी को आना है तो क्या 15 साल में बंगाल में रहते हुए तो कभी नहीं दीदी ने कहा कि दिल्ली आऊंगी, वहां पर राज करूंगी, वहां सत्ता गिरा दूंगी? इसका मतलब क्या यह है कि दीदी को बंगाल का डर सता रहा है कि भाई ये लोग 3-5 कर रहे हैं और बंगाल से निकाल देंगे, सत्ता चली जाएगी? भाई इस पे भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि भाई टीएमसी के एक मिनिस्टर है रिन्यूएबल एनर्जी के, मोहम्मद गुलाम रब्बानी, उनका नाम वोटर लिस्ट से साहब गायब हो गया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। ठीक है, तो करेक्शन भी हो रहा है। गायब हो गया तो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया, करेक्शन क्यों नहीं करवाया? अगर जायज था तो करेक्शन करने के लिए फॉर्म 6 भरा गया। अब एक मिनिस्टर होकर के अगर उनको इतनी भी एजुकेशन नहीं है कि क्या करना है, तो फिर आम जनता की क्या बात करेंगे आप? एक एक करके पहले एक एक करके। विवेक जी, आपकी आवाज पता नहीं क्यों चली गई है। विवेक श्रीवास्तव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी? हाँ, आ रही है जी। देखिए, एक तो पहले तो ये चीज थी, जब उनका नाम गायब हुआ साहब, तो मैंने एक इंटरैक्शन में जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो प्रवक्ता साहब जो हमारे मित्र हैं कहने लगे कि अरे यार ये कोई जरूरी है क्या? लाइव टीवी पे कह रहे हैं कि क्या कोई बांग्लादेशी मंत्री नहीं बन सकता ममता के राज्य में? तो ये तो हाल है साहब कि आप किसी भी सिटिंग, अगर कोई मुसलमान है, आप जबरदस्ती से बांग्लादेशी का टारगेट लगाए जा रहे हैं। हर कोई कैसे सर? विवेक जी कैसे? अरे विवेक श्रीवास्तव ये बताइए ना कि कैसे? जब चुनाव आयोग नहीं कोई आंकड़ा दे रहा है, डेटा दे रहा है कि हमने इसलिए किसी का नाम काट दिया कि ये फलाना था, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो प्रावधान है उस प्रावधान में आप फिट नहीं बैठ रहे थे तो आपका नाम काट दिया, या फिर आप करेक्शन के लिए आ जाइए। आप लोग नया आंकड़ा कहां से लेकर आ रहे हैं? बांग्लादेश से आंकड़ा लेकर आ रहे हैं क्या? बांग्लादेशियों का नाम काट दिया? आप लोगों को खुद ही नहीं पता कि बांग्लादेशी बोलकर नाम काटा है? तो अब या तो मैं बोल लूं या आप बोलिए। विवेक जी, आपकी आवाज कट रही है बार बार, पता नहीं कुछ ऑडियो में दिक्कत है। बोलिए। हेलो, कैन आई ऑडिबल नाउ? हाँ, यस प्लीज। लीजिए साहब। पहली चीज बायस है माइनॉरिटीज के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। यहाँ सुप्रिया जी बैठी हुई हैं, कह रही है 5 स्टार के सामने झुग्गियां क्यों? और आप गारंटी लेके कह रही हैं कि उन झुग्गियों में बांग्लादेशी हैं। मैं नहीं ले रहा हूं गारंटी, लेकिन वो झुग्गियां क्यों बसाएगा ये बताइए। कितने सालों से कलकत्ता आते जाते हैं आप? मैं आता हूं हर साल, जाता हूं हर वक्त। आप बताइए कौन लोग हैं? क्यों नहीं है उनकी पहचान? और अगर उनकी पहचान हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तान में रहेंगे, कोई माई का लड़ नहीं निकाल सकता उसको। अब क्या बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव? विद्यानाथ झा, स्टॉप काउंटरिंग। विवेक जी प्लीज, आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर तीर चलाने की कोशिश मत कीजिए सर। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली मत चलाइए प्लीज। आगे बात कर रहा हूं। एंड यू आर गोइंग इन फॉर अ शाउटिंग। आपके पास कोई नहीं विवेक जी, आपको पता है आप तथ्यों पर बात करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बोलने देता हूं। आपके पास कोई फैक्ट है, कोई आंकड़ा है, आप जरूर रखिए। मैं नहीं दूंगा आपको। दूसरों के पास जाइए, आज फिर डिबेट करेंगे। आप दूसरों के पास जाइए आप जब आपने बोलने नहीं देना तो जाइए। अब आप सर बोलते रहा हूं कि बोलिए। विवेक जी बोलते रहा हूं कि बोलिए। बीजेपी के पास और बोलिए नरेंद्र मोदी की जय, आप बोलिए अमित शाह की जय, आप बोलिए झुग्गी इस देश में है ही नहीं, आप बोलिए विद्यानाथ झा को 5 स्टार होटल पसंद है, झुग्गी नहीं अच्छी लगती, तोड़ देनी चाहिए। कलकत्ता के अंदर जितनी झुग्गियां से बांग्लादेशी बसते हैं, बोलिए आप इस चीज को। मैं नहीं बोलूंगा। यहां मैं कह रहा हूं सिटिंग मिनिस्टर का नाम काटा गया। ये आप कह रहे हैं, मैं क्यों बोलूं? ये आप मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूं। लेकिन मैं ये ना इस चीज को, विवेक जी, झुग्गियों में बांग्लादेशी बसते हैं। चिल्लाइए मत सारी बांग्लादेशी बसते। लेकिन अगर झुग्गियां बनाकर बांग्लादेशियों को बसाया गया है, ये गलत है, तो फैक्ट दिखा दीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झुग्गी में रहने वाले उसमें हिंदुस्तान के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं झुग्गियों में अगर बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनकी पहचान जरूरी है। और वो वोट क्यों डालेंगे? आप गए थे, आप और सुप्रिया श्रीनेत क्या गए थे उन झुग्गियों में? हम तो नाम बताइए झुग्गियों का, हम जाते रहते हैं। नाम बताएं झुग्गियों का। विवेक जी, हम तो जाते रहते हैं। लाइव टीवी पे नाम बताइए। हम जाते रहते हैं, आप एक बार होकर आ जाइए। अपनी क्लस्टर का जिसमें बांग्लादेशी है कलकत्ता में, नाम बताइए। कौन बताएगा? यहाँ पर है किसी में हिम्मत? कौन बताएगा नाम? नहीं है कोई नाम, कोई नाम नहीं है। पूरी की पूरी कॉलोनी खाली हो गई, जैसे
प्रक्रिया चालू हुई? नाम बताइए, नाम बताइए। यही सीपीएम है जिसने सुप्रिया जी के पास बांग्लादेशियों के नाम है कि झुग्गियों में रहते हैं, एनआईए को दे दीजिए ना भाई। अभी तो चुनाव आयोग के अंडर में एनसीसी लगा हुआ ही है, सारा शासन। थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर बांग्लादेशों पर कोई आंकड़ा आ जाए, कोई डेटा आ जाए तो बोलिएगा ना सर कि भाई बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा है। आप लोग जब कहते हैं ना कि बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा है, बांग्लादेशी का नाम काटा जा रहा है, तो उसका जब आंकड़ा नहीं है तो यहाँ बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं कि झुग्गियों में बांग्लादेशी है? अच्छा तो ये बताइए, चलिए एक सेकंड रुकिए, सुप्रिया, प्रियंका, सब रुक जाइए। विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए, बड़े फ्रेम में रखिए विवेक जी को। आज देर से आया हूं, विवेक जी थोड़ा वैसे ही गुस्से में होंगे कि बहुत देर से आया हूं। फ्रेम में, बड़े फ्रेम में रखिए विवेक जी को। विवेक जी, अब आप कह रहे हैं कि झुग्गियों में बांग्लादेशी अगर नहीं रह रहे हैं तो कहां रह रहे हैं? क्या महल वहल बना के दिया है सरकार ने उन लोगों को रहने के लिए? कोई अपार्टमेंट बनाया है उनके लिए? कहां रहते हैं सर? वो जब भाग आए हुए हैं, ऐसी झुग्गी ढूंढते हैं, वहां के नेता बनवा देते हैं, वहां के लोग बनवा देते हैं, लोकल सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। देखिए, बीजेपी और हमारी सेंट्रल फोर्सेस जो सिक्योरिटी की है बहुत अच्छी है। कोई बांग्लादेशी देश में नहीं आया, कुछ आए हैं तो बोइंग में आए हैं या चार्टर्ड प्लेन में आए हैं या हेलीकॉप्टरों में आए हैं, क्योंकि साहब मोदी साहब के कार्यकाल में बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी तो हो ही नहीं सकती इम्परमेंट, तो ये सारे चार्टर्ड में आए हैं। तो अगर ये चार्टर्ड में आए हैं तो रहते भी 5 स्टार में होंगे, झुग्गियों में तो रहते नहीं होंगे साहब, है कि नहीं? तो आप जो है दुतरफा बात यहां लोग ना करें। अगर झुग्गियों का एलिगेशन है, कृपा करके झुग्गियों का नाम बताएं यहां पर जहां पे बांग्लादेशी रहते हैं, लाइव टीवी पे बता दें। 5 स्टार जाने में आपको शर्मिंदगी होती है लोगों को? झुग्गियां बनी, छोड़िए ना, किसी को नहीं पता कि कौन सी झुग्गी में रहते हैं। आप बताइए कि बांग्लादेशी जो आकर बसे हुए हैं वो कहां रहते हैं? बांग्लादेशी बसे हैं, उसका डेटा किसके पास है सर? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। देश के पास है, घुसपैठिया सब बहुत बोलते हैं, वेयर इज द डेटा? सबके पास है, देश के पास है। अभी एसआईआर हुआ तो पता लगा ना कि कितने लोग भारतीय नहीं तो उनका नाम काट दिया। माय क्वेश्चन, व्हाई इज द एसआईआर लेट? आप एसआईआर 2 साल ये कि भाई आए तो क्यों आए, और फिर आए आ ही गए हैं तो लेट क्यों आए? अरे देर आए दुरुस्त आए सर, इतना तो मानिए ना विवेक जी। और सुनवाई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से ही आंख खुली है तो क्या दिक्कत है? और ये पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो रही है देश में। ये चुनाव आयोग का संज्ञान होता है, जब उसको लगता है कि वो एसआईआर कर लेते हैं वो हो रही है। अभी तक डिस्क्रिपेंसी सॉल्व नहीं हुई। बोलिए, जवाब दीजिए प्रियंका टिब्रवाल, सब कुछ आप लोगों के पाले में ही है। कह रही हूँ, देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि ममता बनर्जी इनके ऊपर तांडव करती थी इनकी गाड़ियों पर चढ़ करके कि आप लोग बांग्लादेशी घुसा रहे हैं, तो बसाने वाला तो सीपीएम ही था, रास्ता इन्होंने ही तो दिखाया ममता बनर्जी को। उसके बाद जो मुसलमान वोट के लिए इतने पागल हो रखे हैं, सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, एमआईएम बोलिए, अब देखिए किस तरह से मुसलमान मुसलमान मुसलमान, यानी बांग्लादेशी मुसलमान वोट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है इनके लिए। किसी भी हालत में उसका वोट चाहिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण नहीं दे पा रहे, उसी का दर्द दिख रहा है। देखिए डायनासोर पे समय पे क्यों नहीं किया? जैसी हालत हो गई है सीपीएम की, एसआईआर की प्रक्रिया समय पे क्यों नहीं हुई? आप बता दीजिए मुझे। सीट नहीं आई ना इनकी ना कांग्रेस की, आप बताइए ना। अरे जमीनी स्तर पर जाइए, काम करिए। हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, कोई भी हिंदू ना सीपीएम को वोट देने वाला है ना टीएमसी को, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कम्युनिटी को बनाने के लिए आप खड़े हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों के की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम कट गया तो इनको गुस्सा आ रहा है। जाइए, 60 लाख वोट कटे हैं, मैंने आपको बताया, एक मंत्री का भी नाम कटा है। क्या आप इलेक्शन कमीशन की निंदा करेंगी? ये लोग जो है जेन्युइन वोटर थे जिनके नाम कटे हैं। देखिए पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा पा रहा है, ये नहीं दिखा पा रहे, ये नहीं दिखा पा रहे। ये जब मिनिस्टर की बात करें, पहले कर लेते हैं डिस्क्रिपेंसीज वगैरह सारा कुछ सॉल्व। आखिरी मोमेंट पे जब चुनाव खोपड़ी पे खड़ा हुआ है तो आप सवाल उनसे क्यों पूछ रहे हैं विवेक जी? ये तो चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का काम है ना। आप सवाल अगर बीजेपी से पूछेंगे विवेक जी और वो जवाब देंगे, फिर आप कहेंगे कि चुनाव आयोग को यही बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो। आपको क्यों लगता है कि चुनाव आयोग? मैं निंदा कर रहा हूं, मैं चाहूंगा बीजेपी भी निंदा करे। सरकारों में बीजेपी करे निंदा, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, हम साथ खड़े हैं बीजेपी के, दोनों निंदा करते हैं। दिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात हो गई है, किसकी दिल्ली हो गए हैं ये, खाली खंबा ही नोचेंगे तो मारते। बीजेपी क्यों नहीं कर रहे निंदा? क्योंकि वोट इसके कहने पर काटे गए हैं, मगर वोट इनके हिसाब से हुआ है सब कुछ। एक सीट इन्होंने धांधली करी है भाई, खुलेगा, यही तो हमारा एलिगेशन है। खाता नहीं खुलेगा, जितनी एनर्जी आप यहाँ वेस्ट कर रहे हैं एलिगेशन है ना, आप करिए ना इलेक्शन कमीशन की निंदा। वोट मिलेगा, नहीं तो हर चीज पर जमानत जब्त होगी। अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। 10 सेकंड से 10 सेकंड नफीस जल्दी से 10 सेकंड। आ रहा हूँ संजय जी, 10 सेकंड। हम बांग्लादेश के हितैषी नहीं है मैडम,
शेख हसीना को घुसाकर आपने बांग्लादेश का हितैषी का काम किया अरे और संजय शर्मा प्रियंका जी का कहना है कि जिनके नाम कट गए हैं वो बांग्लादेशी हैं। सुप्रिया सीनेट जी के पास बांग्लादेशियों के ठिकाने हैं, कौन सी झुग्गियों में वो रहते हुए जानती हैं। इनको चाहिए कि चुनाव आयोग को दे दे, सुप्रिया ने ये नहीं कहा, को दे दे। लेकिन एक बात ये है, राकेश जी, माफ कीजिए संजय शर्मा जी, देखिए इस सच को तो कोई नहीं झुटला सकता ना कि बांग्लादेशी आकर भारत में बसे हैं, और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं है, बाकी भी कई राज्य हैं जो सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर भी आकर बस गए हैं। लेकिन वो हमारे देश के वोटर हो जाएं और उनका नाम कट जाए तो आप लोग सर पीटने लग जाएं कि भाई नाम क्यों कट रहा है, और आप लोग ये कहने लग जाएं कि पश्चिम बंगाल के सभी मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान कहा जा रहा है। तो ये तो गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए